तैनाती। मिडिल ईस्ट में इजराइल की सुरक्षा में अमेरिका की बड़ी तैनाती। यूएसएस अब्राहम लिंकन को जल्द मिडिल ईस्ट पहुंचने का आदेश। पेंटागन चीफ ने इजरायली रक्षा मंत्री से बात किए बाद आदेश दिया है। F-35 फाइटर जेट से लैस यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के लिए चिंता। लॉयड ऑस्टिन ने एक न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती का भी आदेश दिया है। यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर पहले से ही मिडिल ईस्ट में मौजूद है। यूएसएस जॉर्जिया और एक गाइडेड मिसाइल सबमरीन मिडिल ईस्ट में मौजूद है। तो इस तरह के हालात आखिरकार मिडिल ईस्ट में क्यों बन रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। मिडिल ईस्ट में यूएसएस अब्राहम लिंकन को जल्द मिडिल ईस्ट पहुंचाने का आदेश। पेंटागन चीफ ने इजरायली रक्षा मंत्री को ये आदेश दिया है। इस पर चर्चा करने के लिए जेएस सोडी डिफेंस एक्सपर्ट और साथ ही ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेएस सोडी साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे इस तरह के हालात आखिरकार मिडिल ईस्ट में क्यों बन रहे हैं, क्यों ईरान पर सभी की निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं। इजराइल को लेकर, हमले को लेकर पिछले वक्त में अलर्ट भी जारी किया गया था, लेकिन जो हालात मिडिल ईस्ट में बन रहे हैं, चारों तरफ से तैनातियाँ जो हैं वो हथियारों की जा रही है, किस तरफ आगे बढ़ता हुआ मिडिल ईस्ट नजर आ रहा है और इस हालात का सबसे बड़ा जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? जय हिंद अनन्या जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 1973 के योम किपुर युद्ध के बाद जब इजराइल ने कई अरब देशों को इकट्ठे हराया, उसके बाद इजराइल ने 2 रक्षा सुधार किए जो कि लंबे दौर में गलत साबित हुए और इसकी वजह से आज जो अरब देश हैं मिडिल ईस्ट में, वो आर्थिक और सैनिक तरीके से काफी मजबूत हो रखे हैं। और जो हमस ने बयान दिया है कि वो आगे शांति प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेगा, ये एक बार फिर दिखाता है कि इस बार अरब देशों ने इजराइल को एक सबक सिखाने की ठानी है, जो कि 6 अगस्त को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की जो मीटिंग हुई जेडा सऊदी अरेबिया में, वहां पर यह सबने संकल्प किया कि इस बारी इजराइल को एक सबक सिखाना है। अनन्या जी, 2 अगस्त को इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने बयान दिया था कि इस बार जो इजराइल पे हमला होगा वो 7 मोर्चों से होगा या 7 फ्रंट वॉर होगी। कल इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बयान दिया कि इस बार इजराइल सारे अरब देशों पे टोटल विक्ट्री या पूर्ण विजय हासिल करेगा और फौरन रक्षा मंत्री ने उसका जवाब दिया कि यह नामुमकिन है। यानी कि इस वक्त इजराइल के अंदर नेतन्याहू को छोड़ के बाकी सारे, उनकी सेना हो, उनकी रक्षा मंत्री हो, वो अच्छी तरह जानते हैं कि इस बार सारे अरब देशों को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और जहां तक आपका प्रश्न है इसका जिम्मेवार कौन है, इसका पूरा जिम्मेवार बेंजामिन नेतन्याहू है। पिछले हफ्ते टाइम्स ऑफ इजराइल, जो कि इजराइल का विख्यात अखबार है, उसमें एक ओपिनियन पोल छपा था जिसमें ये आंकड़े सामने आए कि 81% इजरायली नागरिक नेतन्याहू को जिम्मेवार ठहराते हैं। जिस बात की चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पिछले साल 7 अक्टूबर से देते आए कि जितना लंबा ये युद्ध इजराइल खींचेगा उतना उसके लिए दिक्कत होगी, ये बात सही और सटीक साबित हुए दिखती जा रही है। ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा, आप दोनों ही, आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ईरान ने शुरू की हमले की तैयारी। इराकी बॉर्डर के नजदीक ईरान की वॉर ड्रिल। IRGC परख रही है युद्ध की तैयारी। इजराइल पर IRGC करेगी बड़ा हमला। तो ईरान ने युद्ध को लेकर बड़ी तैयारी शुरू की है। इजराइल पर IRGC करेगी बड़ा हमला। इराकी बॉर्डर के नजदीक ईरान की वॉर ड्रिल। तो ईरान हमले का काउंटडाउन क्या शुरू हो गया है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। ईरान कभी भी इजराइल पर कर सकता है विध्वंसक हमला। इजराइल पर अब कभी भी ईरान कर सकता है डायरेक्ट अटैक। हमला रोकने के लिए ईरान पर सारे इंटरनेशनल दबाव नाकाम होते दिख रहे हैं। ईरानी हमले को लेकर इजरायली इंटेलिजेंस का दावा। इजराइल पर हमले को लेकर ईरान में 2 फॉर्मूले पर बहस चल रही है। 13 अप्रैल से ज़्यादा विनाशक हमला करने के पक्ष में IRGC, जबकि ईरानी राष्ट्रपति 13 अप्रैल जैसा बड़ा हमले से बचना चाहते हैं। देखिए, जबकि ईरानी राष्ट्रपति जो हैं वो 13 अप्रैल से जो बड़ा हमला है वो उतना बड़ा हमला किया जाए इससे वो बचना चाहते हैं। विनोद दत्ता जी हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद दत्ता जी, बॉर्डर्स पर किस तरह से हथियारों की तैनाती हो रही है और ईरान क्या किसी भी वक्त इजराइल पर हमला कर सकता है?
या सिर्फ और सिर्फ ये डराने के लिए चीज़ें की जा रही हैं? ईरान इजराइल पर हमला नहीं करेगा और दो पक्ष बनते हुए दिख रहे हैं। एक पक्ष ये कह रहा है, IRGC कह रहा है कि 13 अप्रैल से बड़ा हमला होना चाहिए, लेकिन एक तरफ ईरानी राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि 13 अप्रैल जितना बड़ा हमला नहीं होना चाहिए। हालांकि 13 अप्रैल को जो हमला हुआ था उसको भी इजराइल ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया था। हाँ, यकीनन देखिए, ईरान के ऊपर काफ़ी प्रेशर है और लेकिन जो वहाँ प्रेसिडेंट इलेक्ट अभी हुए हैं वो एक नरम दल को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनके पास जो जन आवाम है, जो ईरान के जो रेडिकल्स हैं, उनका प्रेशर है कि ईरान को स्ट्राइक बैक करना चाहिए। लेकिन ईरान के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अगर आप उनकी जो जोग्राफिकल डिस्टेंस देखें वो करीब 2000 किलोमीटर का है और ईरान को ज़्यादा बेस करना पड़ेगा। अपना जो अटैक है उसको लॉन्ग रेंज जो उसके मिसाइल्स हैं या जो उसके एरियल प्लेटफॉर्म्स हैं। हालांकि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में ईरान इजराइल से काफ़ी बड़ी फौज रखता है, लेकिन जो जहाँ तक स्ट्रेंथ की बात है, जहाँ तक एफिशिएंसी की बात है, जहाँ तक बैटल हार्डन्ड आर्मी की बात है, वो इजराइल उससे कहीं आगे है। दूसरी चीज़ वो ये चाहेगा कि जो प्रॉक्सी पार्टनर्स हैं उसके, उनको वो इन्वॉल्व करना चाहेगा, क्योंकि खासकर वो हिजबुल्लाह, हूती या इस तरह के जो और उसके जो एलाइज हैं उनको टैप करेगा और वो ये चाहेगा कि इजराइल कई फ्रंट्स पे एंगेज हो जाए। तो ये रणनीति मेरे हिसाब से रहेगी, क्योंकि ईरान भी जानता है, हालांकि कई देश अभी आ चुके हैं जिन्होंने ईरान से ये दरख्वास्त की है कि इस वेस्ट एशिया क्राइसिस को ज़्यादा एस्केलेट न किया जाए, क्योंकि ये एक बहुत ख़तरनाक रूप ले सकता है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि देखिए आजकल सर्वाइवल के लिए आपको इस तरह के कई डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो ईरान के लिए भी एक काफ़ी मुश्किल डिसीजन होगा। अगर इजराइल को वो अटैक करता है तो यकीनन ये सिचुएशन है वो एस्केलेट होगी, क्योंकि अमेरिका ने अपना जो साथ है वो इजराइल के साथ दोबारा रीइंफोर्स किया है, तो वो इजराइल के साथ खड़ा रहेगा। चलिए, आप रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गाजा में सीज फायर से हमास का इनकार। इजराइल हमास में नहीं होगा कोई समझौता। हमास का बंधकों की डील से फिर इनकार। 15 अगस्त की बैठक में हिस्सा नहीं लेगा हमास। तो बंधकों को लेकर जो डील की गई थी उससे फिर से इनकार करता हुआ हमास नजर आ रहा है। तो जरा समझिए कि यूके, फ्रांस, जर्मनी ने क्या कहा। ईरान और उसके सहयोगी हमले से बचें। इजराइल हमास बातचीत में देरी संभव नहीं। शांति की कोशिशें बेपटरी तो ईरान जिम्मेदार होगा। अगर शांति की कोशिशें बेपटरी हो रही हैं तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ईरान है। JS सोडी हमारे साथ बने हुए हैं। JS सोडी, दूसरी तरफ गाजा और इजराइल के बीच भी यहाँ पर कोई समझौता होता हुआ दिख नहीं रहा, और अगर इस तरह की स्थितियां बन रही हैं तो इसके लिए सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ईरान है। अनन्या जी, चाहे हमास हो, हूती हो या हिजबुल्लाह हो, उसको ईरान ने पूरा समर्थन दिया है। और सिर्फ ईरान ने ही नहीं, रूस और चीन ने पूरा समर्थन दिया है। तभी इन तीन संगठनों ने जो ताकत दिखाई है वो इजराइल खुद दशक पहले कभी इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। 2007 में जब चीन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी तो उसे लगा कि अब समय आ गया है अपनी सैनिक ताकत को भी दिखाने का, और 2007 से चीन ने लगातार हमास का समर्थन किया। ईरान तो करता ही आया था, और इसकी वजह से जो हमास में ताकत आई है, हमने देखा है 9 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, और इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो कि एक वक्त दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना मानी जाती थी, एक छोटे से गाजा पट्टी पे विजय नहीं पा पाई है। इनफैक्ट इसी साल 20 जून को इजरायल डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्सपर्सन रियर एडमिरल डेनियल अगारी ने बयान दिया कि हमास को मिटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और इस बयान से बेंजामिन नेतन्याहू काफी खफा हो गए। लेकिन हकीकत यही है। 1990 में अनन्या जी, जब पहला इंतिफादा चल रहा था, तब इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल डेनियल शोमरॉन ने इजराइल के प्रधानमंत्री इस्ताक रबिन को कहा था कि ये फिलिस्तीन का मुद्दा सैनिक तरीके से कभी हल नहीं होगा, ये राजनीतिक मुद्दा है, ये राजनीतिक तरीके से ही हल होगा। यही बात इसी साल IDF के स्पोक्समैन ने कही। यही बात दुनिया का हर बड़ा नेता कहता है। जब तक इजराइल 2 नेशन सोल्यूशन के लिए तैयार नहीं होगा,
मध्य पूर्व में कभी शांति नहीं आ सकती है, खून की नदियां बहती रहेंगी। मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा, 2007 से जब से हमास ने गाजा पट्टी पे शासन संभाला है, ये इजराइल का 5वां हमला है। जब जब पहले इजराइल ने हमास पे हमला किया है, कुछ समय के लिए हमास को दबा दिया गया है, लेकिन कुछ समय बाद फिर हमास उभरा है और खतरनाक और खूंखार होके। अभी भी वक्त है इजराइल को कि वो जो बाइडेन की बात माने और 2 नेशन सॉल्यूशन के लिए तैयार हो जाए, अन्यथा आने वाले समय में इजराइल के लिए और दिक्कतें पैदा होंगी। चलिए, आप रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में बड़ी हलचल। बेरूत में हिजबुल्लाह ने खाली किया हेडक्वार्टर। दाहिए में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर्स खाली कराए गए हैं। तो हेडक्वार्टर में हिजबुल्लाह की बड़ी हलचल देखी जा रही है। हिजबुल्लाह हमलों में से थराया नॉर्थ इजराइल। इजराइल के 10 से ज़्यादा जगहों पर तबाही। नहरिया और काबली पर रॉकेट हमले से नुकसान। आईडीएफ के कई पोस्ट को नुकसान का दावा किया जा रहा है। नॉर्थ इजराइल में अलर्ट पर आयरन डोम। विनोद दत्ता जी, जिस तरह से ये खबर नॉर्थ इजराइल को लेकर सामने आ रही है, हिजबुल्लाह जो है वो जो तमाम सेंटर्स हैं वो खाली करा दिए गए हैं, हेडक्वार्टर को खाली करा दिया गया है और नॉर्थ इजराइल में आयरन डोम अलर्ट पर हैं, लेकिन काफ़ी कुछ नुकसान की बात नॉर्थ इजराइल को लेकर कही जा रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हिजबुल्लाह अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है और इजराइल को भी मालूम है कि उसने पहले भी उस इलाके में अटैक्स किए, तो हिजबुल्लाह एक बड़ी काफ़ी पोटेंट फोर्स है और काफ़ी सब्सटेंशियल नंबर में उनका कार्डर रिक्रूटमेंट है। तो ईरान बजाय इसके कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के, वो ये चाहेगा कि हिजबुल्लाह को वो पूरा सपोर्ट करे, जो कर भी रहा है। हूती को वो बिल्कुल सपोर्ट करेगा, जिससे वो इजराइल को एंगेज करके रखें और इधर से वो क्योंकि सिंबॉलिक या स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग के लिए वो इजराइल पे अटैक कर सकता है। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा था कि साहब ज्योग्राफिकल डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो ये चाहेगा कि जो उसके ट्रुप्स ऑन ग्राउंड है उनको हिजबुल्लाह एंगेज करके रखे। और हूती एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इनको बाई मिसाइल्स या और बाकी इस तरह के जो इनके वेसल्स है, खासकर अमेरिका भी वल्नरेबल हो जाता है। हालांकि अमेरिका ने यूएसएस लिंकन को मूव करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं और ये जो फ्लीट्स हैं ये एक तरह एक अपने आप में एक डिवीजन या डिवीजन प्लस की स्ट्रेंथ रखते हैं। तो इस पे कम से कम 15-20 हज़ार इनके सैनिक हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ये। तो ये एक तरह का फ्लोटिला है जिसमें वो हूती या इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको टेक ऑन कर सकता है। लेकिन जिस तरह से हूती ने अटैक किया है अमेरिका पे, अमेरिका ने भी कोई बहुत ज़्यादा रिटेलिएशन नहीं किया है, तो इससे हूती के भी जो हौसले हैं वो बुलंद हुए हैं। और अगर अमेरिका ने कोई एक्शन नहीं लिया तो हूती यकीनन उनके लिए समस्या का कारण बनेगा। अगर अमेरिका बहुत स्टर्न एक्शन लेता है तो ये जो सिचुएशन है वो एस्केलेट होगी। ठीक है, लेकिन इन सब के बीच जो हालात बन रहे हैं वो वाकई तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। आप दोनों मेरे साथ रहिएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख लेते हैं। गाजा में इजराइल का ऑपरेशन ऑल आउट। सेंट्रल गाजा में आईडीएफ की बमबारी। सिनवार को टनल से निकालने का प्लान है। हमास के टनल नेटवर्क पर बमबारी हमले में तबाह हमास के दर्जनों ठिकाने। 24 घंटों से दर्जनों ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। तो हमास के टनल नेटवर्क पर बमबारी की जा रही है। और इसी बीच खबर हिजबुल्लाह का इजराइल पर विध्वंसक हमला। नॉर्थ इजराइल पर रात भर रॉकेट की बारिश। हिजबुल्लाह के टारगेट पर आईडीएफ के ठिकाने। हिजबुल्लाह का 30 से ज्यादा रॉकेट से हमला। तो हिजबुल्लाह का 30 से ज्यादा रॉकेट से हमला। नॉर्थ इजराइल पर रात भर रॉकेट की बारिश की गई है। और गाजा में इजराइल की भीषण बमबारी। हमास के कमांड ऑफिस पर मिसाइल हमला। हमले में आसपास की कई रिहायशी बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा है। बिल्डिंगें तबाह हो गई हैं। तो गाजा में इजराइल की भीषण बमबारी। हमास के कमांड ऑफिस पर मिसाइल हमला। हमले में आसपास की कई रिहायशी बिल्डिंग तबाह हुई हैं।
गाजा में इजरायल की भीषण बमबारी, हमास के कमांड ऑफिस पर मिसाइल हमला, हमले में आसपास की कई रिहायशी बिल्डिंग तबाह हुई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान